हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली हैं, है ना। रेस्पिरेशन यानी श्वसन। तो श्वसन में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली हैं और पिछली क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हुए इस क्लास में और भी चीज़ों को समझेंगे। तो मेनली पिछली क्लास में हम लोगों ने समझा था कि हमारा जो ब्लड वेसल्स है, यानी ब्लड की जो पाइप है, जिसको कैपिलरी अभी फ़िलहाल में हम जानते हैं, तो कैसा होता है, बड़ा पतला होता है। और हवा कहाँ पे आया है, तो हवा आया है एल्वली में। किस पे आया है, एल्वली में। तो एक्चुअल में जो एल्वली की लेयर है, एल्वली की लेयर ये कैसी है, तो एल्वली की लेयर बहुत ही पतली है। क्या है, पतली। और ये एक प्रकार से टिश्यू से मिलके बनी है। उस टिश्यू का नाम क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू से ये क्या है, बहुत ही पतला लेयर है। वैसे ही कैपिलरी जो है, कैपिलरी की भी जो लेयर है वो भी क्या है, बहुत पतली है, बहुत महीन है। ठीक है। अब होता क्या है, मेनली ये होता है कि यहाँ पे हम लोगों ने सांस लिया, तो सांस से ऑक्सीजन कहाँ पे आके रुक जाएगा सर, एल्वली के अंदर, एल्वली में भर जाएगा। यानी ऑक्सीजन की मात्रा हमारे एल्वली के अंदर भर जाएगी। ये एल्वली है, ठीक है ना, बस एल से याद रखो। अब जब जानते हो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन भर जाएगा, दैट मीन्स ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो ध्यान देना, मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई हो गया है, हाई, या प्रेशर भी बोल सकता हूँ मैं, यहाँ पे प्रेशर ऑक्सीजन का क्या हो चुका है, हाई। तो मैंने इसके पहले ही समझाया था, क्या समझाया था कि भैया जो गैसेस होते हैं, गैसेस जो गैस वगैरह होता है, गैसेस कैसे ट्रैवल करते हैं, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो एक्चुअल में लो से हाई की ओर, नहीं सर, हाई से लो की ओर, याद रखेंगे, हाई से लो की ओर। अब सर अभी आप कॉन्सेंट्रेशन कह रहे हो, इसके पहले आप प्रेशर कह रहे थे। तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब मात्रा और प्रेशर मतलब दबाव। देखो कॉन्सेंट्रेशन जब मात्रा ज़्यादा रहेगी, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, तो प्रेशर ऑलरेडी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। यानी मात्रा ज़्यादा रहेगी किसी की, तो प्रेशर भी क्या रहेगा, ज़्यादा डेवलप कर रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो मेनली जो गैसेस होती है, कोई भी गैस है, वो हमेशा चाहती है कि कम दबाव से, ज़्यादा दबाव से कम दबाव की ओर जाना, या ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर जाना। ठीक है ना, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करना चाहती है कौन, गैसेस। ठीक है, तो होगा भी यही, एल्वली के अंदर ऑक्सीजन भरा पड़ा है और इधर तो ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या है, सूखा है ना। यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो क्या होगा, मेनली ये जो ऑक्सीजन है ये क्या कर जाएगा, ये ट्रैवल करके पहुँच जाएगा ब्लड कैपिलरीज के अंदर, पहुँच जाएगा। और इस प्रोसेस को, कि जिसमें ये गैसेस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जा रही है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रही हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूज़न कहते हैं। और डिफ्यूज़न तभी पॉसिबल है जब हमारे पास जो लेयर है वो कैसी हो, बहुत ही पतली हो, बहुत ही पतली हो। तो डिफ्यूज़न इसी प्रोसेस को कहते हैं कि गैसेस का एक पतली, या सीधा बोला जाए इसको सेमी परमिएबल लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल। ये भी याद रखेंगे, सेमी परमिएबल, हिंदी में बोलते हैं अर्धपारगम्य। मतलब क्या इसका, भैया ये सबको आने जाने नहीं देंगे। दैट मीन्स ऑक्सीजन है तो ट्रैवल करके उस कैपिलरी के अंदर चला गया, तो ऐसा नहीं है कि जो भी कंपोनेंट है सेल के सब निकल जाएंगे, नहीं, कुछ कंपोनेंट ही जा सकते हैं जो जिनकी यहाँ पे नीड होती है। ऐसा नहीं कि सब चले जाएंगे, ठीक है ना। तो सबको आने जाने की इजाज़त ये लेयर नहीं देती है, केवल गिने चुने हुए लोगों को देती है, इसलिए इसको हम लोग सेमी परमिएबल बोलते हैं। अदरवाइज अगर आप बोल देते कि ये आने जाने के लिए सबको दे रही है, तब ये परमिएबल पाइप हो जाती है, परमिएबल लेयर कहलाती। लेकिन परमिएबल नहीं है, ये क्या है, सेमी परमिएबल है। ठीक है। मेनली डिफ्यूजन की अगर हम बात करें, तो डिफ्यूजन आप लोगों ने देखा कि एल्वली से ब्लड की ओर हो रहा है, मतलब ब्लड कैपिलरीज में हो रहा है। लेकिन ये डिफ्यूजन प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ यहीं पे नहीं होता, और जगहों पे भी होगा। मतलब अब ये ब्लड के पास क्या आ चुका है, ऑक्सीजन। तो अब एक बड़ा क्वेश्चन, अभी ध्यान देंगे, डिफ्यूजन तो हम कई जगहों पे देखेंगे। अब मेरे लिए एक बात यहाँ पे समझिए कि ऑक्सीजन आ गया है ब्लड के अंदर, तो एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि ये बताओ कि ब्लड के अंदर अगर खुला ऑक्सीजन छोड़ देंगे तो ब्लड तो अकेले रहता नहीं है,
ब्लड के अंदर तो कई सारे अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट घूम रहे हैं, अलग अलग टाइप के गैसेस घूम रही हैं, अलग अलग टाइप के पदार्थ घूम रहे हैं। आप दवा भी खाते हो तो भी ब्लड के अंदर ही जाता है, कोई भी सामान खा रहे हो, कोई भी चीज़ें आपके बॉडी ऑब्जर्व कर रही है, तो सब कहाँ पे है? ब्लड के अंदर है। और गलती से ऑक्सीजन भी मिल जा रहा है, यानी उन पदार्थों को क्या मिल जा रहा है? ऑक्सीजन। तो आप ऑक्सीजन को इतना आसान मत समझो। मेनली ऑक्सीजन को हम लोग केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चोर मानते हैं, सबसे बड़ा चोर। इसका कारण क्या है? ये बहुत आसानी से क्या करता है? किसी भी पदार्थ का इलेक्ट्रॉन चुरा लेता है, इलेक्ट्रॉन चुरा लेता है। और अगर इलेक्ट्रॉन चुरा ले रहा है दैट मीन्स वो किसी भी पदार्थ का ऑक्सीडेशन करवा सकता है। मेनली आप देखते हो क्या कि जब आप एक आयरन रॉड को कहाँ पे खुले आसमान में छोड़ देते हो तो क्या होता है? धीरे धीरे जंग लग जाती है। जंग लगने का मतलब क्यों आखिर जंग लगी? क्योंकि ऑक्सीजन आया और उस ऑक्सीजन ने आयरन के अंदर का इलेक्ट्रॉन चुरा लिया। इलेक्ट्रॉन चुराने का मतलब समझ पा रहे हैं ना? ऑक्सीडेशन करवा दिया, ऑक्सीकरण करवा दिया। और ऑक्सीकरण में क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है ना, तो क्या कर दिया? केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन जब होगा तो क्या एक नया पदार्थ बनेगा। केमिकल रिएक्शन का रूल ही यही है, केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो एक नया पदार्थ बन जाएगा। और इस नए पदार्थ के अंदर किसने भाग ले लिया? ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन यही कर रहा होता है। ऑक्सीजन मेनली किसी भी पदार्थ के साथ अगर जुड़ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा चोर है, इलेक्ट्रॉन चुराने की आदत है उसकी, तो इलेक्ट्रॉन चुरा के ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में केमिकल रिएक्शन कर लेगा, केमिकल रिएक्शन करके नया पदार्थ बना लेगा और खुद जुड़ जाएगा। तो जो ऑक्सीजन एल्वली ने बड़ा मेहनत करके हमारी नाक से फिर नॉस्ट्रिल से नसल पैजेस से फेरिंग्स से फिर लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया के बाद फिर ब्रोंकियोलिस, मतलब ब्रोंचेस आए थे, ब्रोंचेस के बाद फिर ब्रोंकाई आए थे, ब्रोंकियोलिस आए थे, फलाना ढिमकाना जाके एल्वली के पास पहुंचा था। इतना मेहनत करने के बाद इतनी पाइपें लगाई, ऑक्सीजन पहुंच गया और ऑक्सीजन फिर कहाँ पहुंच गया? ब्लड के अंदर। और अचानक से जो ही ब्लड के अंदर गया, ये ऑक्सीजन जो हम लेके जा रहे थे कोशिकाओं के लिए, ये ऑक्सीजन किसी दूसरे के साथ क्या हो गया? फरार हो गया। समझ पा रहे हो? तो कितनी दुख वाली घटना है कि नहीं है कि नहीं है? दुखद हो जाएगी। तो ऑक्सीजन को खुला छोड़ना ब्लड के अंदर खतरे से खाली नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो क्या करना पड़ेगा? तो मेनली यहाँ पे ये दिमाग लगाया जाता है कि भैया ब्लड को अपने अंदर एक ऐसी शक्ति व्याप्त करनी चाहिए जो एक्चुअल में ऑक्सीजन को खुला ना छोड़े, उसको बांध के लेके पहुंचाए। कहाँ तक? कोशिकाओं तक। समझ पा रहे हो? तो ब्लड को नई चीजें लानी पड़ेंगी, इसलिए ब्लड साधारण नहीं है, कई सारी शक्तियों को लेके बैठा है। मेनली ब्लड की बात करोगे तो ब्लड के अंदर दो पार्ट होता है, एक तो लिक्विड वाला पार्ट होता है, एक सॉलिड वाला पार्ट होता है। सॉलिड या बोलो या पार्टिकल पार्ट होता है, ठीक है। अब लिक्विड वाला पार्ट जो होता है प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा। और पार्टिकल वाले जो पार्ट होते हैं, यानी पार्टिकल की बात की जाए तो ब्लड के अंदर 3 प्रकार के पार्टिकल पाए जाएंगे। एक होगा आरबीसी, दूसरा होगा डब्ल्यूबीसी और तीसरा होगा प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पसेल्स और डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स और प्लेटलेट्स मतलब जानते ही हो। मेनली आरबीसी जो होता है, कितना संख्या इसकी कितनी होती है? 50 लाख होती है। डब्ल्यूबीसी की 10,000 होती है और प्लेटलेट्स की जो होती है 2.5 लाख होती है। आप आगे जाके इनके बारे में अच्छे से पढ़ रहे होगे जब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग अच्छे से देखेंगे, लेकिन फिलहाल में समझिएगा आरबीसी की संख्या 50 लाख है और सबसे बड़ा काम हमारे लिए आरबीसी करती है। याद रखिएगा कि ये जो आरबीसी है एक्चुअल में ट्रांसपोर्टेशन का काम यही करती है। न्यूट्रिएंट को लेके जाना, लेके आना, ये सब का काम कौन कर रहा होता है? आरबीसी। यानी ब्लड दौड़ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ब्लड के अंदर कौन है जो सभी को ईजिली या सही तरीके से बोला जाए तो जिसको जहां पहुंचाना है ये जिम्मेदारी लेके बैठा हुआ है, तो कौन है? आरबीसी। यानी ट्रांसपोर्टेशन का जो काम कर रहा है वो कौन है? आरबीसी है। क्लियर है? अब आरबीसी के अंदर भी कौन एक सबसे बड़ी चीज़ है? तो आरबीसी के अंदर भी एक नई चमत्कारिक चीज़ है। नई चमत्कारिक क्योंकि आप लोग जानते भी होंगे और नहीं जानते हो तो अभी जान लीजिए। हीमोग्लोबिन नाम है उसका, सभी लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे बॉडी के अंदर 13.5 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है, 13.5 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और यही हीमोग्लोबिन बहुत बड़ा काम करता है किसी भी कंपोनेंट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में, क्योंकि ब्लड का काम क्या है? ब्लड का काम है ट्रांसपोर्ट करवाना, एक पदार्थ को उठाना, एक जगह से उठा के कहीं दूसरे जगह पे ले जाके रख देना। ठीक है, और ये काम जिम्मेदारी पूर्वक तभी कर सकता है जब वो आइसोलेटेड फॉर्म में लेके जाए, क्योंकि ब्लड के अंदर कई अलग अलग लोग हैं, कई अलग अलग पदार्थ हैं और सबका ठिकाना क्या है? अलग अलग है। तो जिम्मेदारी पूर्वक क्या करना पड़ेगा? सबको उनके उनके स्थान पे छोड़ना पड़ेगा। तो उसकी जिम्मेदारी कौन लिया हुआ है? आरबीसी।
कि हर पदार्थ को कहाँ छोड़ना है, ये सब काम कौन कर रहा है, आरबीसी। अगर आरबीसी के अंदर समस्या आएगी भैया तो जो भी पदार्थ हैं वो सही स्थान पे नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाएगी। सच पा रहे हैं। और आरबीसी में भी कौन, हीमोग्लोबिन। तो एक्चुअल में ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को आइसोलेट करके हमको कहाँ पहुँचाना है भैया, सेल के पास। तो इसकी भी जिम्मेदारी आरबीसी लेगा, आरबीसी में भी कौन लेगा, हीमोग्लोबिन। एक्चुअल में ये जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन क्या कर लेगा, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और उसको बांध लेगा, और बांध के कहाँ पहुँचाएगा, कोशिका के पास। समझ में आ रहा है। तो मेनली होगा क्या यहाँ से, आई होप आपको यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो मैं इसके आगे थोड़ा सा बता रहा हूँ, मैं वहाँ वाले स्लाइड को मिटाता हूँ ताकि आपको चीज़ें और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो मेनली आप बात करोगे यहाँ पे, तो अब मेरा जो ब्लड है, ये क्या लेके आ गया है, ऑक्सीजन। लेकिन ये ऑक्सीजन अकेले आया है नहीं, ये ऑक्सीजन कैसे आया है, हीमोग्लोबिन के साथ। थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन है भरा पड़ा, और ये ऑक्सीजन कैसे आया, अकेले आया नहीं, एक्चुअल में इसको बांध के किसने लाया है, हीमोग्लोबिन ने। ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। काम कैसे करता है, बांध देता है। क्या करता है, बांध देता है। अब आ गया कोशिका। अब कोशिका के अंदर देखना, ये रहा कोशिका, सेल है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता ही होता है, सबको पता है। तो ये क्या है, हमारा सेल है। अब देखना ध्यान से, मिल्ली यहाँ सेल के पास भी जो आप लोगों ने पढ़ा है, सेल के पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। सबसे बाहरी लेयर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। अब इसको फील करेंगे अच्छे से। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो भी कैसी लेयर होती है, ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन एंड लिपिड्स की। किसकी बनी होती है, प्रोटीन एंड लिपिड्स की, प्रोटीन एंड लिपिड के। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है एक्चुअल में ये भी क्या है, ये भी है सेमी परमिएबल। कैसी है, ये भी सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल, ये भी अर्धपारगम्य झिल्ली है। ये भी कुछ लोगों को आने जाने का क्या देती है, इजाज़त देती है। कुछ लोगों को आने जाने की इजाज़त देती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ये कैपिलरी के पास है, तो ये तो 100% आ जाएगा क्योंकि इसकी लेयर सेमी परमिएबल है ही। जब ये यहाँ से निकलेगा तो ये कौन मिलेगा, कोशिका, और कोशिका के आगे सबसे पहली सेल मेम्ब्रेन, तो ये भी आने जाने देगी। दैट मीन्स ऑक्सीजन क्या होगा, इजीली क्या हो जाएगा, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पे चला आएगा, सेल में। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि भैया ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे क्या है, पुनः ज़्यादा है, और सेल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो ठीक है ना, ज़्यादा से कहाँ भागेगा, कम की ओर। तो ये यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट हो गया, यानी यहाँ पे पुनः क्या हो गया है, डिफ्यूजन एक बार पुनः हुआ। अब ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कौन लेके आया है भैया, हीमोग्लोबिन लेके आया है। ठीक है। अच्छा, हीमोग्लोबिन किस फॉर्म में लेके आता है, तो ध्यान देंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में लेके आता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ये ऑक्सीजन को लेके आता है और यहाँ पे रिलीज कर देता है, और ये ऑक्सीजन कहाँ पहुँच जाता है, सेल के अंदर। क्लियर है। अब जब ये ऑक्सीजन सेल के अंदर आता है तो मेनली आप सबको पता है कि पाइरूवेट ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच चुका था। यहाँ पे ये है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है पाइरूवेट। अब ये पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया जो ही इसको देखेगा ऑक्सीजन को तुरंत बुलाएगा और पाइरूवेट के साथ रिएक्ट कराएगा। रिएक्ट कराने के बाद क्या बना देगा भैया, क्या होगा भैया, मेनली यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि जो पाइरूवेट है, ये पाइरूवेट, दो पाइरूवेट थे, ये पाइरूवेट के साथ कौन मिल जाएगा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के मिलने से ही क्या बना देगा, एटीपी, और एटीपी के साथ क्या रिलीज कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। मैं इस रिएक्शन को यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे पाइरूवेट है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, एटीपी, और क्या रिलीज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो फिर पूरे सेल के अंदर क्या भर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड भर गया तो मेनली क्या होगा, मेनली ये होगा कि भैया इस कार्बन डाइऑक्साइड को अब बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो गई है, ज़्यादा। तो फिर हमारा जो ब्लड है, जो ऑक्सीजन लेके आया था, वो खाली हो चुका है, ऑक्सीजन वाली कहानी। अब उसको क्या करना पड़ेगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ करना पड़ेगा, बाहर ले जाके रखना पड़ेगा, यानी एल्वेली के पास फिर वापस लेके जाना है। तो फिर यही मेरा ब्लड कैपिलरी अब क्या करेगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेगा, ले लेगा। समझ पा रहे हैं। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी अपने आप में क्या है, खतरनाक गैस है ना।
हार्मफुल है, हमारे बॉडी के अंदर रहेगी तो नुकसान पहुंचा सकती है। तो सेफली इसको इस सेल के पास से कहाँ पहुंचा देना, एल्वेली तक पहुंचाने की जिम्मेदारी फिर ब्लड लेगा, और ब्लड के अंदर फिर कौन ले लेगा, हीमोग्लोबिन। तो फिर ये हीमोग्लोबिन फिर क्या कर लेगा, हीमोग्लोबिन फिर से इस कार्बन डाइऑक्साइड को उठाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के फिर कहाँ पहुंचा देगा, एल्वेली के पास। फिर यहाँ से कहाँ चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, ऑक्सीजन कैसे सेल तक पहुंच रहा है, सेल से कैसे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ रहा है। देखिए एक तो डिफ्यूजन यहाँ पे हुआ, दूसरा डिफ्यूजन यहाँ पे हुआ, तीसरी बार डिफ्यूजन यहाँ पे हुआ, और जब कार्बन डाइऑक्साइड लेके पहुंचेगा हमारा जो ब्लड है तो फिर एक बार पुनः डिफ्यूजन होगा, और ये डिफ्यूजन किधर से होगा, ब्लड से एल्वेली की ओर। देखो सबसे पहला डिफ्यूजन कहाँ से, एल्वेली से ब्लड की ओर, दूसरा डिफ्यूजन ब्लड से सेल की ओर, तीसरा डिफ्यूजन सेल से ब्लड की ओर, चौथा डिफ्यूजन मतलब सेल से ब्लड की ओर, फिर चौथा डिफ्यूजन कहाँ पे हुआ है, ब्लड से एल्वेली की ओर। तो 4 जगहों पे डिफ्यूजन हो रहा है, समझ पा रहे हैं? आई होप समझ में आ गया होगा। ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है, कौन लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेके जाता है, ये सब पता चल गया, ठीक है। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, वो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आखिर ऑक्सीजन अंदर कैसे आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कैसे जाता है। समझ में आ रहा है? यानी जो सांस लेते हैं तो वो कैसे चीज़ें हमारे अंदर वर्क कर रही होती हैं। तो मैं पूरा मिटा रहा हूँ, जो भी चीज़ें आपने समझी होगी अच्छे से देख लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आता है कि कैसे हवा अंदर जाती है और कैसे हवा बाहर आती है। तो मेनली हवा की अगर बात करोगे, हवा तो हवा मैंने जस्ट बताया भैया कि भैया हवा जो है काम करती है प्रेशर पे। इसको पहले कनेक्ट करो, पहले जितनी बातें हो सकती हैं इजीली समझो। हवा प्रेशर के अनुसार चल रही होती है। दैट मीन्स कि अगर मान लो यहाँ पे हवा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एयर है। अब ये एयर इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जहाँ पे हवा बिल्कुल नहीं है, खाली है, यहाँ पे तभी आएगी जब इसको जहाँ पे है हाई प्रेशर नज़र आए और जहाँ पे जाना है वहाँ पे प्रेशर कैसा नज़र आए, लो। मैंने अभी जस्ट बताया एयर मतलब हवा मतलब गैसेस की ही मैं बात कर रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने वही बात की थी। तो गैसेस तभी ट्रैवल करेंगी भाई जब जहाँ पे हैं वहाँ का प्रेशर हाई हो जाए और जहाँ पे जाना है वहाँ का प्रेशर जहाँ पे है उसके रिस्पेक्ट में लो हो जाए, तभी ये यहाँ से यहाँ पे जाएंगे। समझ में आया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, अगर आप इसको नहीं पकड़ेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो एक्चुअल में हवा या कोई भी गैस है वो ट्रैवल इसी बेसिस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे कर रही है, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि मैं बाहर का इन्वायरमेंट मतलब इस इन्वायरमेंट से हवा ले पाऊँ। ये जो हमारे सामने का इन्वायरमेंट है, जो हवा है, इन्वायरमेंट मतलब जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर, यहाँ से मैं हवा कहाँ ले जाना चाहता हूँ, अंदर ले जाना चाहता हूँ। तो ये तभी पॉसिबल है जब मेरे अंदर का प्रेशर, अंदर कौन, लंग्स है ना, तो लंग्स का प्रेशर हमारे बाहर के प्रेशर से कम हो जाए, तभी ये हवा कहाँ जाएगी, अंदर, ठीक। अदरवाइज हमारे अंदर नहीं जाएगी। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जब भर जाएगा तो उसको कहाँ निकालना है, बाहर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मुझे अपने अंदर का प्रेशर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा बाहर के प्रेशर से, तब जाके ये क्या हो पाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ पाएगा। समझ में आ रहा है? तो अंदर लेना है तो प्रेशर हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना है ना, और बाहर करना है तो प्रेशर हाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे ये करेंगे हम लोग, ये सब काम कैसे करेंगे, मतलब हम अपने बॉडी का कभी प्रेशर ज़्यादा कर रहे हैं, कभी प्रेशर कम कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है, समझ पा रहे हैं? तो इस मैकेनिज्म को पहले समझते हैं। तो मेनली हमारी बॉडी की कहानी को समझोगे तो हमने बात किया था इसके पहले कि हमारी पूरा बॉडी रीजन, जो हमारा पूरा बॉडी है वो 3 रीजन में डिवाइडेड है। सबसे पहला हेड रीजन है, हेड वाला, फिर थॉरिक्स रीजन है, और थॉरिक्स के जस्ट नीचे यहाँ से एब्डोमिनल रीजन है, 3 रीजन में है। लंग्स किस रीजन में है, थॉरिक्स में है, थॉरिक्स रीजन में है। और ये जो थॉरिक्स रीजन है एक्चुअल में यहाँ पे बहुत बहुमूल्य चीज़ें रखी गई हैं, बहुत बहुमूल्य चीज़ें रखी, यहीं पे हमारा लंग्स है, यहीं पे हमारा हार्ट भी है, समझ पा रहे हैं? तो कई सारी चीज़ें हमारी बॉडी की कहाँ पे हैं, थॉरिक्स रीजन में, बहुत बहुमूल्य है, बहुत सेंसिटिव है, तो इनको हम खुला नहीं छोड़ सकते थे। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, प्रोटेक्टिव कवरिंग लगाई है, जिसको हम लोग नाम देते हैं रिब केज। क्या देते हैं, रिब केज। मैं इसके लिए आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकंड के लिए आप पॉज करिए, तब तक मैं दिखा दूँ। देखिए ये जो है हमारा, यही क्या है, रिब केज है, ठीक है।
अब इस रिब केज को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसी के अंदर हमारा लंग्स है और इसी के अंदर हमारा हार्ट है, प्रेजेंट है, ठीक है। और जो सबसे बीच वाली जो आपको ये पोजीशन दिख रहा है, ये वाला पोजीशन, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेरेनम। क्या बोलते हैं? स्टेरेनम। और बीच बीच में यानी यहाँ पे साइड में आप जो देख पाओगे यहीं पे है इंटरकॉस्टल मसल्स। क्या है? इंटरकॉस्टल मसल्स। तो देखिए मसल्स नहीं होगा तो काम कहाँ से चलेगा? तो फिलहाल में आप इस इमेज को याद रखिएगा, यही है हमारा रिब केज, ये पूरा का पूरा रिब केज है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये रिब केज है और ये बीच वाले हड्डी को हम लोग बोलते हैं स्टेरेनम। और क्या है बीच में? इंटरकॉस्टल मसल्स, यानी इन रिब केज के थ्रू ये जो बोन्स है, इन बोन्स से क्या है कनेक्टेड? इंटरकॉस्टल मसल्स। क्योंकि बिना मसल्स के तो चीज़ें काम नहीं ना करेंगी, क्योंकि मसल्स के अंदर ही क्या प्रेजेंट होंगे? मसल्स के अंदर ही प्रेजेंट होंगे सर नर्व्स। क्या प्रेजेंट होंगे? नर्व्स। नर्व्स मतलब किससे कनेक्टेड है वो? माइंड से। यानी एक्चुअल में ये रिब केज जो है ये अप डाउन या जो भी हमको करवाना है इससे काम, ये तभी कर पाएगा जब हमारा माइंड इसको क्या करेगा? सेंस कर पाएगा, या माइंड इसको क्या दे पाएगा? ऑर्डर दे पाएगा। और ऑर्डर देने के लिए माइंड को क्या करना पड़ता है? चारों या पूरे शरीर में बोलूँ मैं तो नर्व्स को फैलाना पड़ता है। और नर्व्स किस में कनेक्टेड रहती हैं? मसल्स के अंदर। तो रिब केज के चारों ओर क्या होते हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक है। हमारा जो लंग्स है इन्हीं से घिरा हुआ है। ये जो रिब केज है वो इस लंग्स को दबा के रखा हुआ है, ठीक है। रिब केज क्या किया हुआ है? इसको दबा के रखा हुआ है। अब मैं चाह रहा हूं हवा को अंदर ले जाना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, हवा को अंदर लेना है। हवा को अंदर लेना है तो हवा को अंदर लेना, दैट मीन्स अंदर का प्रेशर क्या होना चाहिए? लो, और बाहर का प्रेशर हाई। तो क्या करना पड़ेगा? अंदर का प्रेशर लो करना है। अब लो कैसे करना है ये देखिएगा। लो कैसे करूंगा मैं? लो करना है। अब कैसे करूंगा ध्यान से समझेंगे। हमने देखा यार प्रेशर तो हमारे अपने अधिकार में नहीं है, प्रेशर हम चेंज नहीं कर सकते, प्रेशर तो जो होगा होगा। लेकिन प्रेशर का टर्मिनोलॉजी हम चेंज कर दे तो प्रेशर चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स बढ़ाऊंगा प्रेशर बढ़ेगा, एरिया बढ़ाऊंगा प्रेशर घटेगा। इसी टर्मिनोलॉजी को मैंने ध्यान से देखा कि भैया प्रेशर डिपेंड कर रहा है फोर्स और एरिया पे, तो फोर्स के साथ तो छेड़छाड़ नहीं कर सकता मैं, लेकिन एरिया के साथ छेड़छाड़ कर सकता हूँ। और एरिया मतलब वॉल्यूम भी बोल सकता हूँ मैं, 3D के केस में वॉल्यूम बोल दूँ तो जो प्रेशर होगा वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा किसके? वॉल्यूम के। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? घटेगा। और अगर मैं वॉल्यूम घटाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर मैं चाह रहा हूं कि अंदर का प्रेशर क्या हो जाए? लो, तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। अब वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या है? वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब जगह बढ़ाना पड़ेगा। जो लंग्स का जगह है, लंग्स का जो साइज है उसको बड़ा करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? अब ये कैसे करेंगे हम लोग? तो मेनली ध्यान से समझिएगा, ये रिब केज है और इस रिब केज के जस्ट नीचे क्या होता है? डायाफ्राम लगा होता है। क्या होता है? डायाफ्राम। डायाफ्राम के बारे में मैंने पहले ही बताया था। तो डायाफ्राम जो होता है एक पतली लेयर है, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है ना, पतली लेयर है और पत्ती जैसे संरचना उसकी, लेकिन किस शेप में होती है? डोम शेप। किस शेप में? डोम शेप में। डोम शेप है। डोम शेप मतलब इस शेप में होती है, ऐसे होती है, ठीक है। अब होता क्या है कि मैं चाह रहा हूं कि क्या हो जाए? हमारे लंग्स का साइज, वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। किसका? लंग्स का। अगर लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तभी हवा कहाँ पे आ जाएगी? अंदर। क्यों? क्योंकि प्रेशर क्या हो जाएगा? लो। वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर लो हो जाएगा, तो हवा कहाँ आ जाएगी? अंदर, ठीक है। तो ये पहले इस शेप में है, तो ये क्या होगा? इस शेप में आ जाएगा। और जो ही इस शेप में आएगा, ध्यान देना, इस शेप में आने का मतलब क्या होगा? ये कनेक्टेड है रिब केज से। किससे कनेक्टेड है? रिब केज से। तो एक्चुअल में रिब केज को पुश करेगा। रिब केज को क्या कर देगा? पुश करने से जो हमारा रिब केज है वो 3 तरीके का मोशन करेगा। कितने तरीके का? 3। एक तो अपवर्ड, आउटवर्ड और बताइए फॉरवर्ड। वेरी गुड। तो ध्यान देना, डोम शेप का है, ये अपने आप को कन्वर्ट कर देगा फ्लैट शेप में। किस शेप में? फ्लैट। ऐसे हो जाएगा फ्लैट शेप में। और फ्लैट शेप में होने का मतलब जो क्या है हमारा रिब केज 3 तरीके का मोशन करेगा। एक तो अपवर्ड, फिर आउटवर्ड और फॉरवर्ड।
कुल मिला के हमारा जो रिपकेज है वो क्या हो जाएगा, फुल जाएगा। जैसे देखिए मैं सांस ले रहा हूँ, सांस लिया तो ये क्या हो गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, आगे आ गया। आगे आने से क्या होगा, अभी आप जस्ट जानते थे कि ये रिपकेज क्या किया हुआ था, दबा के रखा हुआ था, दबा के रखा था। और जब ये दबा के रखा था तो हमारे लंग्स की साइज क्या थी, कम थी। लेकिन जब मैंने सांस लिया, सांस लेने से क्या हो रहा है, सांस लेने से ये हो रहा है कि हमारा जो ये रिपकेज है आगे की ओर जा रहा है, इससे लंग्स की साइज क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। लंग्स की साइज बढ़ने का मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ने का मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो डोम शेप से फ्लैट शेप में गया तो अपने आप प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। प्रेशर कम तो हवा आराम से कहाँ चली जाएगी, अंदर। क्लियर है। तो कैसे हवा अंदर जा रही है, आई होप समझ में आ गया होगा। जब हवा को अंदर लेना है तो ये करेंगे, ठीक। अब हवा को बाहर करना है भाई, तो हवा को बाहर करने का मतलब क्या, सीधा सीधा मतलब है मुझे बाहर करना है। तो बाहर करने के लिए मुझे अपने अंदर का प्रेशर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, और बाहर का प्रेशर कम। तो अपने अंदर का प्रेशर तुम ज़्यादा या कम कर सकते हो, कैसे, आराम से कर सकते हो भाई। प्रेशर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इस बार वॉल्यूम क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। तो वॉल्यूम घटाने से प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा अंदर का। ये सब इनसाइड केस चल रहा है। कौन सा केस चल रहा है, इनसाइड। यहाँ भी इनसाइड। अब इनसाइड मतलब लंग्स, याद रखेंगे। यहाँ भी क्या है, लंग्स। यहाँ भी किसकी बात हो रही है, लंग्स। मैं लंग्स के वॉल्यूम को क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। कैसे घटाऊंगा, ध्यान देना। इस केस में जब हवा को क्या करना है, हवा को बाहर करना है, तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम घटाना पड़ेगा, यानी प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा और वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, सॉरी वॉल्यूम घटाना पड़ेगा। वॉल्यूम कैसे घटाएंगे, तो ये जो पहले फ्लैट शेप में था, पहले कैसे था, फ्लैट शेप में, ये फ्लैट शेप से फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डोम शेप में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डोम शेप में। मतलब ऐसे था, अब कैसे हो जाएगा, ऐसे। देखो सांस लिया तो ये कैसे हो गया था, ऐसे हो गया था। सांस छोड़ूंगा तो फिर ये कैसे हो जाएगा, ऐसे। और जब ये ऐसे हो जाएगा तो जो पहले तान के रखा था रिपकेज को, फिर से वो रिलैक्स कर देगा। तो रिपकेज पुनः अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगा। और पुनः रिपकेज, देखो यहाँ पे कितनी मूवमेंट किया है, तीन मूवमेंट किया है ना। उसी तरीके से पुनः 3 मूवमेंट करेगा। और वो 3 मूवमेंट क्या होंगी, सीधा सीधा है। तीसरा अपवर्ड के लिए क्या हो जाएगा, बैकवर्ड, सॉरी डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड, और फॉरवर्ड बैकवर्ड। ठीक है। जब प्रेशर बढ़ाना है, ठीक है, जब प्रेशर बढ़ाना है, ये कब होगा, जब प्रेशर घटाना है। तो रिपकेज इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा, हमारे अंदर का जो रिपकेज अंदर चला गया, तो लंग्स की जो साइज पहले बढ़ी थी वो क्या हो गई, कम हो गई साइज। इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। नहीं सर, वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया। वॉल्यूम घट गया तो प्रेशर अंदर का क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसलिए हवा फिर कहाँ भागेगी, बाहर की ओर। समझ में आया ना। तो हवा कैसे अंदर से बाहर की ओर जा रही है और कैसे बाहर से अंदर की ओर आ रही है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट को और देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये कहानी खत्म। इसको आप पूरा नोट कर लेंगे। एक नई चीज़ देखते हैं कि जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस कहाँ से लेते हैं, अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं, ठीक है ना। इन्वायरमेंट से हम लोग हवा लेते हैं। अब इन्वायरमेंट में आप सभी लोग जानते हैं जो हवा होती है, उस हवा के अंदर कई सारे गैसेस होती हैं। मेनली नाइट्रोजन होती है कितनी, 78%, ऑक्सीजन 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 0.03%। ठीक है। अब अगर आप इतनी बात जानते हो तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जब आप सांस लेते हो, तो सांस लोगे तो ऐसा तो है नहीं कि, चूंकि देखो ये हवा के अंदर ये तीनों मिले हुए हैं, दैट मीन्स मिक्सचर है हवा, हाँ या ना। व्हाट इज एयर, एयर इज अ मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है सर, मिक्सचर तो 2 तरीके का होता है। तो ये है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मतलब समांगी मिश्रण है ये। कैसा मिश्रण, समांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है कि भैया ऐसी मिलावट की गई है कि हर जगह जो मात्रा है सबकी बराबर है। तीनों को, मतलब तीनों ध्यान से समझेंगे। पूरे एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, यानी हवा के अंदर का कंपोनेंट ये है। तो मान लो पूरा एनवायरनमेंट ये पूरा का पूरा है, पूरे पृथ्वी का एनवायरनमेंट मैंने यहाँ पे बना दिया। तो अगर ये हवा या इस एनवायरनमेंट के अंदर जो हवा है होमोजीनियस मिक्सचर है, तो अगर मैं सिर्फ इतने भाग की बात करूं तो इतने भाग में भी इतना ही कंपोनेंट मिलेगा।
इतने भाग में भी निकालूं, इतनी भाग का हवा निकालूं मैं अगर, तो इतने एयर के अंदर भी जो कंपोजिशन होगा नाइट्रोजन का कितना होगा, 78% होगा, ऑक्सीजन का 21% और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03% होगा। दैट मीन्स जब हम सांस लेते हैं तो हम नाइट्रोजन मतलब जब इनटेक करते हैं या इनहेल करते हैं, इनहेल मतलब सांस अंदर लेते हैं तो नाइट्रोजन कितना परसेंट जाता है, 78% जाता है, ऑक्सीजन 21% जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जाता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि भाई जिस इन्वायरमेंट से तुम हवा ले रहे हो वो कैसी है, होमोजीनियस है, तो हर जगह मात्रा जो रहेगी वो क्या रहेगी, बराबर रहेगी। समझ में आ रहा है? ये सर नो, तो हम इतना लेते हैं, लेकिन जब हम बाहर छोड़ते हैं तब हम उस हवा के बारे में जब रिसर्च करते हैं तो हम ये देखते हैं, दैट मीन्स जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम ये देखते हैं कि नाइट्रोजन 78 का 78% क्या हो गया बाहर, और ऑक्सीजन 21% गया था तो कितना परसेंट आ रहा है, 17%, और कार्बन डाइऑक्साइड जो 0% था वो कितना बाहर आ रहा है, 4%। समझ पा रहे हैं? तो देखेंगे हम लोग तो वेरिएशन नजर आया। जो हवा हम लोगों ने लिया तो वो तो इन्वायरमेंट वाली हवा थी, लेकिन जब हम बाहर छोड़ रहे हैं तो कुछ इस तरीके का कंपोजिशन नजर आ रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो मेरे लिए आप सबको पता है कि हमको उसमें ऑक्सीजन का यूज था, ऑक्सीजन का यूज हुआ है। 21% में से 4% ऑक्सीजन कहाँ चला गया है, 4% एटीपी बनाने के अंदर के लिए चला गया है। किसने ले लिया, सेल ने, और उस सेल ने उस 4% से, 4% यहाँ पे क्या हुआ है, कम हुआ है ना, तो ये 4% ऑक्सीजन लिया और उस 4% ऑक्सीजन का यूज किया एटीपी बनाने में, और एटीपी बनाने के साथ साथ उस 4% का कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। दैट मीन्स ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 4% कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, बढ़ गया। 4% ऑक्सीजन कम हुआ तो 4% कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बढ़ गया। समझ पा रहे हैं? तो ये हुआ। ले देखिए पूरा कंपोजिशन अभी भी सेम है। जो आपने हवा ली, जब भी आप सभी देखिए इन्वायरमेंट के अंदर जो हवा अपने आप में 100% है, इसको ऐड करेंगे तो 100% आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी ऐड करेंगे तो क्या होगा, जो इनहेल कर रहे हैं हवा उसके अंदर जो मिक्सचर है वो भी 100% है, एक्सेल कर रहे हैं हवा वो भी अपने आप में क्या है, 100% है। समझ पा रहे हैं? तो ले दे के आप 100% हवा में देख पा रहे हो कि ये छेड़छाड़ हुआ। अब कई सारे क्वेश्चन निकलते हैं, जैसे इन दोनों का तो आंसर नजर आ रहा है। पहला तो ये कि ऑक्सीजन कम क्यों हुआ, तो सेल ने ले लिया। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ क्यों गया, क्योंकि सेल ने दे दिया। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन जो उठ के आता है वो यहाँ से आता है कि नाइट्रोजन 78% था, 78% बाहर हो गया। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर नाइट्रोजन का 1% बॉडी ने क्यों नहीं लिया? तो मैंने जस्ट बताया कि भाई बॉडी को उसकी जरूरत होगी तभी तो लेगी। और मिलनी जो नाइट्रोजन होता है, ये नाइट्रोजन को हम प्योर फॉर्म में नहीं ले पाते हैं। ध्यान देंगे, ह्यूमन बॉडी प्योर फॉर्म में नाइट्रोजन नहीं ले पाती है। एक तो पहला कारण है। दूसरा कारण है कि आप जानते हो कि भाई नाइट्रोजन अगर जाएगा भी तो एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज होने के लिए, जैसे मान लो ये ब्लड कैपिलरी है, इस ब्लड कैपिलरी के अंदर नाइट्रोजन है और ये सेल है, तो ये सेल तभी इस नाइट्रोजन को लेगा जब इसके अंदर क्या होगा, प्रेशर कम होगा, यानी इसकी संख्या, नाइट्रोजन की संख्या क्या होगी सेल के अंदर, कम होगी। लेकिन सेल के अंदर नाइट्रोजन की जो संख्या होती है ऑलरेडी क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है, ज़्यादा होती है। कैसे ज़्यादा होती है, ध्यान से समझेंगे। क्योंकि हमारे सेल के अंदर होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये डीएनए के अंदर पाया जाता है नाइट्रोजीनियस बेस। और नाइट्रोजीनियस बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन युक्त क्षार। यानी एक ऐसा क्षार है जिसके अंदर क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। तो एक्चुअल में हमारे बॉडी के कोशिकाओं के अंदर ऑलरेडी पहले से ही क्या पड़ा हुआ है, नाइट्रोजन पड़ा हुआ है। तो नाइट्रोजन युक्त क्षार पहले से पड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन पहले से भरपेट है। तो इसीलिए नाइट्रोजन ये डायरेक्ट प्योर फॉर्म में नहीं ले पाता है, कंपाउंड के फॉर्म में लेता है। जैसे एमिनो एसिड, क्या हो गया, एमिनो एसिड के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन ही तो होता है। समझ पा रहे हैं? तो क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। तो एक्चुअल में हमारी बॉडी कभी भी नाइट्रोजन को प्योर फॉर्म में नहीं ले पाती है, इसलिए इन्वायरमेंटल हवा को नहीं ले पाती है। दो कारण मैंने समझा दिया, एक तो ऑलरेडी सेल के पास भरा पड़ा है, और दूसरा हमेशा ये किस फॉर्म में लेगी, कंपोनेंट के फॉर्म में। जैसे एमिनो एसिड कहाँ से मिलता है, प्रोटीन से। तो जो आप प्रोटीन खाते हो वहाँ से मिल जाता है। क्लियर है, हाँ या ना? ऐसे ही पेड़ भी करता है भाई, पेड़ क्या करता है मेनली, अगर आप ध्यान से समझोगे, अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं पेड़ के बारे में, तो पेड़ जो होता है भाई,
वो भी डायरेक्ट इन्वायरमेंट से हवा नहीं ले पाता है, सॉरी इन्वायरमेंट से हवा लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन नाइट्रोजन वो डायरेक्टली नहीं ले पाता है। आप देखते हो कि जो पेड़ वगैरह होते हैं उन पेड़ों के लिए आप क्या करते हो, यूरिया का यूज करते हो। जैसे मान लेता हूँ कि ये पेड़ है, तो ये पेड़ कुछ इस तरीके से है, ये पेड़ है, ये पेड़ की रूट्स है, ठीक है। तो नाइट्रोजन है इन्वायरमेंट में, बट इस नाइट्रोजन को ये पेड़ नहीं ले पाएगा, ठीक है ना, डायरेक्टली। इस नाइट्रोजन को लेने लायक बनाता है राइजोबियम। अब राइजोबियम क्या है? राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। वो कहाँ पे होता है? पेड़ की जड़ों पे। पेड़ की जड़ों में क्या होता है? राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है? तो एक्चुअल में पेड़ के हित में काम करता है, ठीक है ना। पेड़ के हित में कैसे काम करता है? तो ये जो नाइट्रोजन, चूंकि पेड़ को जरूरत है, क्योंकि प्रोटीन तभी बनेगा जब नाइट्रोजन आएगा। ध्यान देंगे, प्रोटीन के अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। और हमारा जो पूरा सेल है, हमारी बॉडी है, वो प्रोटीन से ही बनी है ना। पूरी कोशिका के अंदर सबसे ज़्यादा यूज किसका है? प्रोटीन का है। अब प्रोटीन के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन। लेकिन डायरेक्टली हम नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, याद रखेंगे। तो वैसे ही पेड़ को अगर नाइट्रोजन प्रोटीन बनाना है तो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये भी बेचारा डायरेक्ट नहीं ले सकता है। तो इसको लेने लायक बनाता है, यानी इसके यूज लायक बनाता है कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया। अब ये ऐसा क्यों करता है? तो कारण सीधा सीधा है, बैक्टीरिया को चाहिए खाना। बैक्टीरिया को क्या चाहिए? खाना। तो अब खाना मिलेगा कहाँ से? तो दुनिया का सबसे बड़ा खाना देने वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा है? पेड़ पौधे ही तो हैं, प्लांट ही तो है भैया। पूरी दुनिया को कौन चला रहा है? प्लांट। तो राइजोबियम भी उसी के पास शरण मांगता है, कहता है कि मैं भी तुम्हारे पास रहूँगा, मुझे भी खाना चाहिए। तो कहता है कि पेड़ की देखो, मैं फ्री में तो नहीं दे सकता, तुम मेरे लिए काम करो, जो तुम्हारे पास है, मतलब तुम्हारे पास जो गुड़ है उस गुड़ को अप्लाई करते हुए तुम मेरे लिए काम करो, फिर मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, मैं तुमको खाना दूंगा। तो राइजोबियम कहता है क्या करना क्या पड़ेगा? तो पेड़ कहता है देखो, तुम्हारे पास ये शक्ति है कि तुम नाइट्रोजन को क्या कर सकते हो? यूजफुल फॉर्म में ला सकते हो, जिससे मुझे बड़ी हेल्प मिलेगी प्रोटीन बनाने में। तो तुम वो करो और मैं जो है तुम्हें उसके बदले में खाना दे रहा हूँ। तो मेनली राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है? यही करता है, नाइट्रोजन को यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और इस प्रक्रिया को हम लोग नाम देते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या नाम देते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, ठीक है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन से नाइट्रोजन यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। अब इससे पेड़ों को नाइट्रोजन मिल जाता है, और फिर नाइट्रोजन लेने के बाद मतलब क्या होता है? उसके बाद वो खाना बनाते हैं, खाना दे देते हैं राइजोबियम को भी, वो भी खाते हैं, वो भी अपना जीवन जी रहे हैं, ये भी, ठीक है। तो आई होप आपको नाइट्रोजन की भी कहानी समझ में आ गई होगी कि नाइट्रोजन क्यों हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्टली नहीं जाता है, और कितना हवा जाता है, कितना मतलब हवा जाती है तो कौन सा कंपोनेंट जाता है, कौन सा कंपोनेंट नहीं जाता है। तो आई होप आपको रिस्पिरेशन पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने हर एक बात डिटेल में आपको समझा दी है, आपको सिर्फ नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करने हैं कॉन्सेप्ट को, और मैंने आपको लगभग हर चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दी हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, मैं आज के लेक्चर को यहीं पेंट करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।